नमस्कार दोस्तों, आज नए वीडियो के साथ में और नए अध्याय के साथ में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का अध्याय नंबर 11, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नए साम्राज्य और राज्य। देखिए, एक बच्चा है अरविंद, तो वो राजा बना। और कैसे राजा बना? जैसे विद्यालय के अंदर कोई नाटक होता है तो वहाँ पर उसे चुना गया राजा के रोल में। तो उसे बताया गया होगा, या जब उसने सोचा कि शाही वेशभूषा में और मूँछों पर ताव देते हुए रुपैले कागज़ पर लिपटी तलवार की शान पकड़कर चहलकदमी करेगा। ज़रा सोचो कि यदि उसको जब ऐसे बताया गया होगा कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा, तो उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, यह आपको सोचना है। कौन हो सकता है वह? ऐसे ही अरविंद भी सोचने लगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आगे अध्याय को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसी के अंदर आता है कि क्या बताती है प्रशस्तियाँ। तो आपने प्रशस्तियाँ से आप स्पष्टतः आपको समझ में आ रहा होगा, पत्तनों से बने हुए, ठीक है। तो अरविंद, जैसे दरअसल अरविंद गुप्त वंश के राजा, प्रसिद्ध राजा कौन? समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि जो राजा था समुद्रगुप्त, वो कौन था? वो एक संगीतज्ञ भी था जो वीणा भी बजा सकता था। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता में शामिल है। तो आप देखेंगे कि जैसे आपके सामने प्रश्न उठ सकता है कि हरिशेन किसका दरबारी कवि था, तो वो था समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त का। तो उन्हीं की जो संस्कृत में लिखी हुई कविताएं हैं, इनसे करीबन 1700 साल पहले लिखा गया था, ठीक है। और इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति, ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा होता है। देखिए, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, और प्रशंसा से अब प्रशस्तियों का और प्रशंसा के संबंध में यदि आप देखेंगे तो प्रशस्तियों पर जो लिखे जाता था ना, तो वो क्या होता था, वो प्रचलन पहले भी था ऐसा, और प्रशस्तियों के अंदर प्रशंसा की जाती थी। जैसे अपन ने जो अध्याय 10 पढ़ा था, तो उसमें अपन ने एक पढ़ा था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा था। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और भी बढ़ गया। जैसे गुप्त काल आया तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया। जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो देखिए, आइए देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के भरपूर रूप में भरपूर प्रशंसा की है। देखिए, यदि कोई सा भी कवि हो, वो किसी भी राजा की यदि उसके बारे में लिखता है, तो इन सभी के बारे में लिखता है कि वो कैसा योद्धा, युद्धों को जीतता था। यानी कि बड़ा चढ़ाकर उसमें सिर्फ प्रशंसा करनी होती है उनको, ठीक है। और इस काबिल भी होते थे कई राजा, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। देखिए, जो समुद्रगुप्त है उसे क्या बताया गया है? ईश्वर के समान। देखिए, प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको जो एक थोड़ा सा अंश वाक्य दिया गया है वो कैसा है? जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नकुले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। देखिए, इसमें क्या बताया गया आपको पता है? वही प्रशंसा की गई है, और वही एक वाक्य है ये बड़ा, जो कि है समुद्रगुप्त के बारे में। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको चित्र में आपको कुछ दिख रहा है, ये देखिए। और गौर से यदि आप इन्हें देखेंगे तो आपको, जैसे अपन एक मानचित्र देखेंगे ना, तो उसमें आपको दिखेंगे हरे रंग का। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि पूर्वी तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदुओं पर आपको दिखेगा। तो वहाँ पे अपन देखेंगे, और उन्हीं में आप अभी मानचित्र अपन देखेंगे ना, तो उसमें आपको स्पष्टतया मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। वैसे वहाँ पर जो भी दिखाया गया है वो हरिशेन के विभिन्न 4 प्रकार के राजाओं और उनके प्रति, जो अब आपको यहाँ पे 4 बिंदु आपको मिलेंगे, तो वो उनके प्रति जो नीतियाँ हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया जाता है। और ये सिक्के आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, ऊपर वाले में वीणा बजा रहा का नहीं, ये देखिए वीणा बजा रहा है, ठीक है। और ये नीचे वाला तो इसमें
कुछ गुणों को यहाँ पे यानी कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए ऐसा दिखाया गया है। ये आपको सिक्के दिख रहे हैं, ठीक है। और जो 4 नीतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं और वो प्रति समुद्रगुप्त के प्रति जो नीतियाँ उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अपन मानचित्र अभी पढ़ेंगे ना, तो अपन को वहाँ पे आर्यावर्त के उन 9 शासकों का आपको वहाँ पे हरे रंग के अंदर दिखेंगे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्यों में शामिल कर लिया था। यानी कि मानचित्र में हम सभी को पढ़ेंगे जो आर्यावर्त थे 9 शासकों को, जिसने समुद्रगुप्त ने उनको हराया था, उनके साम्राज्य को देखेंगे। और इसी के बाद में अपन दक्षिणापथ के जो 12 शासक आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनमें से कुछ की राजधानियों को अपन वहाँ पे देखेंगे। और इन सभी के ने हार जाने से समुद्रगुप्त के सामने जो आत्मसमर्पण किया था ना, भाई जो राजा लड़ नहीं पाता तो वो क्या करेगा, आत्मसमर्पण करेगा, ठीक है। तो समर्पण किया गया, उनके बारे में अपन जानेंगे। और फिर देखिए समुद्रगुप्त ने ऐसा नहीं किया कि आत्मसमर्पण कर लिया तो उसको अपने अंडर में कर लिया, नहीं। जिस राजा ने ऐसा मान लिया कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, तो समुद्रगुप्त ने उसको राज करने के लिए वापस वो वहाँ पे अनुमति दे दी गई। अब देखते हैं पड़ोसी देशों का आंतरिक घेराव बैंगनी रंग से रंगा गया, बैंगनी रंग से रंगा गया। और इसमें असम, तटीय बंगाल, ठीक है, और नेपाल, उत्तर पश्चिम में कई गण व संघ, यानी कि अपन अध्याय 6 यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे अपन वहाँ पे आपको मिलता है। और ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार भी लाते थे, भाई जो भी यहाँ से आते थे ना तो ये क्या करते थे, उपहार लाते थे। जो राजा वगैरह आते थे तो उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थिति हुआ करते थे। अब ये क्या करते थे वहाँ पे, जैसे बाह्य इलाकों की यदि अपन शासकों की बात करें तो आपको नीले रंग में वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे कुषाण तथा शक वंश के थे वो, ठीक है। इसमें श्रीलंका के शासक भी शामिल थे और इन्होंने जो समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किसके साथ में किया, समुद्रगुप्त के साथ में। अब देखते हैं जो अभी आपको बताया गया था कि जैसे लाल और नीले और हरे रंग में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये कन्नौज आपको दिख रहा है, थानेश्वर, मथुरा, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन आपको दिख रहा है। और ये देखिए जो रेड कलर में है, तो अब आपको यहाँ पे देखिए ये थोड़ा पिंक में आपको दिख रहा है, ये आंतरिक राज्य था। ये बात की जा रही है ऊपर की, ठीक है। ये देखिए इन राज्यों की बात की जा रही है जिसके अंदर देखिए थानेश्वर आ रहा है, ठीक है। और इसी के आगे हम देखें तो बाहरी राज्यों में देखिए एक तो आता है श्रीलंका, इधर आता है गुजरात वाला, ये पाकिस्तान की तरफ से आता है, ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से ये एरिया आता है। और आर्यावर्त की बात करें तो ये देखिए आर्यावर्त जो राज्य हैं उनमें आता है, ये मथुरा आपको शो कर रहा है, ठीक है। ये मथुरा हुआ, कन्नौज हुआ, प्रयागराज हुआ, पाटलिपुत्र हुआ और ये नालंदा। तो ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये राज्य थे उस वक्त के। और नगरों की बात की जाए तो ये नगर आपको ये जो ब्लैक पॉइंट में आपको दिख रहा है ये सभी राज्य थे। और अभी ये बात करें गुप्त वंश के जो जीते गए राज्य थे ना और जो नगर थे वो आते हैं ये अपन इसके तट के पास में, ये रेड पॉइंट में आपको दिख रहे हैं। ये सभी क्या थे, ये गुप्त वंश ने जीते हुए जो नगर थे वो हैं। अब यदि हम आगे बात करें तो वंशावलियों की बात करते हैं, अपन ने प्रशस्तियों के बारे में बात की। अब हम आगे जानेंगे कि वंशावलियाँ आखिर ये होता क्या है। जैसे अधिकांश प्रशस्तियाँ आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि उनके जो शासक होते हैं उनके पूर्वजों के बारे में भी वहाँ पे बताया जाता है। अब ये प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के पितामह है, तो उनके दादा पितामह, जैसे पर पितामह है, पितामह यानी कि दादा, परदादा और फिर दादा, फिर पिता और माता, इन सभी के बारे में वो प्रशस्तियाँ बताती है। यानी कि उनके जन्म से लेकर उनके जो पूर्वज हुए हैं, उनका जो राजकाज हुआ है, उन सभी के बारे में अपन को प्रशस्तियाँ बताती है। तो ये हर राजा की जो भी प्रशस्तियाँ, जो भी उनके कवियों द्वारा लिखी गई है, जो उनके दरबार में रहते थे उनके कवियों ने जो भी प्रशस्तियाँ लिखी है, उन सभी के अंदर अपने को उन सभी के बारे में, उनके परिवार और उनके पूर्वजों के बारे में भी अपन को देखने को मिलता है। जैसे अपन देखें तो यहाँ पे हमारे बात हो रही है समुद्रगुप्त की, तो उनकी जो माता है कुमार देवी, उनकी जो लिच्छवी गण की थी, कौन, कुमार देवी, जो समुद्रगुप्त की माता जी थी। और जो पिताजी थे वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। यदि बात की जाए तो चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था और चंद्रगुप्त का जो बेटा है वो कौन था, समुद्रगुप्त। और उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और जो चंद्रगुप्त था, जो पहला शासक था गुप्त वंश का, उसने महाराजा धीराज की जैसी बड़ी उपाधि भी धारण की थी और इस उपाधि को
समुद्रगुप्त ने भी धारण किया था। उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में भी वहाँ पे अपन को प्रशस्तियों में उल्लेख मिलता है, और इससे अपन को यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस जो वंश है गुप्त वंश, इसका जो महत्व है वो बढ़ता गया होगा। यदि बात की जाए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराजा धीराज क्या होता था, ठीक है, राजा, तो ये सभी के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और अब बात करें यदि समुद्रगुप्त के बारे में, तो अपन को वहाँ पे मिलते हैं उनके शासकों, जैसे उनका जो बेटा हुआ, चंद्रगुप्त का बेटा हुआ समुद्रगुप्त द्वितीय, तो उनकी एक वंशावली थी जो पूर्वजों की सूची से अपन को जानकारी मिलती है उनके पूर्वजों के बारे में, ठीक है। तो उनके बारे में अपन को अभिलेख और सिक्के, विभिन्न प्रकार के अभिलेख और सिक्के अपने को वहाँ पर मिलते हैं। और उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शक शासक को भी परास्त किया। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत के अंदर सैन्य अभियान में जो शक शासक था, उसके अंदर समुद्रगुप्त का सैन्य अभियान था, उसमें अंतिम शक शासक को समुद्रगुप्त ने परास्त भी किया था। बात करें यदि बाद में, तो उसके बाद में हुआ कि विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार में विद्वानों से भरा पड़ा है। ये विश्वास किया जाता था कि समुद्रगुप्त का जो दरबार था, तो समुद्रगुप्त के दरबार में क्या होता था कि वहाँ पे विद्वानों से भरा पड़ा है, कि भाई समुद्रगुप्त का जो सभा है, जो राज्य है, उसके अंदर बहुत विद्वान हैं। जैसे बात करें उन्हीं के बारे में, तो देखिए कवि कालिदास के बारे में आपने सुना होगा, जो बहुत बड़ा कवि जाना जाता है। तो कवि, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, ये सभी किसके दरबार के थे? ये सभी समुद्रगुप्त के दरबार के थे। यदि अपन इनके बारे में अपन जो पढ़ेंगे, वो हम सभी इनके बारे में, कालिदास हुए, खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट हुए, तो इनके बारे में अपन अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात कर रहे थे हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जैसे हर्षवर्धन की बात करें तो जिस तरह से गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, तो उसी तरह से कुछ अन्य शासक हैं, उनकी जीवनी से उनका बारे में पता चलता है। जो जीवनी उनके बारे में लिखी गई, उनसे अपने को पता चलता है कि आखिर उनकी जो लाइफ थी, उनका जो राज्य था, वो कैसा था और क्या होता था, उनके बारे में अपने को वहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए एक ऐसे ही एक राजा है, उसका नाम है हर्षवर्धन, जो कि करीबन 1400 साल पहले शासन किया था। किसने? हर्षवर्धन ने 1400 साल पहले शासन किया था। और जो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था, तो कौन था? वो बाणभट्ट था, जो कि संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखा था। देखिए प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि हर्षचरित किसने लिखा, तो वहाँ पे आप आसानी से बता देंगे कि हर्षचरित जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिसने संस्कृत के अंदर उनकी जीवनी लिखी, उसे ही हर्षचरित कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें हर्षवर्धन की जो वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का पूरा वर्णन हर्षचरित में अपने को देखने का मिलता है। यदि बात करें चीनी यात्री स्वेन तत्संग, तो आपने वो जो पिछला अध्याय हमने पढ़ा, उसके अंदर अपने स्वेन तत्संग की बात की थी, तो वो हर्षवर्धन के दरबार में, यानी कि उसके दरबार में आया था और उसी के दरबार में रहा था, और उनके बारे में उसने बहुत कुछ विवरण वहाँ पे लिखा था। अभी अपन बात कर रहे हैं हर्ष की, तो हर्ष के जो पिता है उनके देखिए जो हर्ष था वो उनके पिता के सबसे बड़ा बेटा नहीं था। क्या मतलब कि यानी कि उसका जो बेटे थे उनके अंदर हर्ष से सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद में भी जो हर्ष का बड़ा भाई था, तो उसकी मृत्यु हो जाने के कारण, यानी कि उसके भाई और जो बड़ा भाई था उसका मृत्यु हो जाने के कारण हर्ष कहाँ का राजा बना? थानेश्वर का राजा बना। प्रश्न बन सकता है कि थानेश्वर का राजा हर्ष कब बना? तो उनके बड़े भाई और उनके पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद में थानेश्वर का राजा बना। देखिए जो हर्ष था, तो उनके जो बहनोई हैं कन्नौज के शासक थे। राजा हर्ष का बहनोई कन्नौज का शासक था। तो जब बंगाल के शासक जो राजा कन्नौज था, यानी कि कन्नौज का जो राजा था हर्ष का बहनोई, तो उसकी मृत्यु कर दिया, यानी कि उसको मार डाला। तो हर्ष ने कन्नौज पर अपने अधिकार जमा लिया। और हर्ष ने क्या किया कि जब भाई उनकी बहनोई को मार दिया गया, तो हर्ष बहुत शक्तिशाली राजा था, तो उसने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी उसने आक्रमण कर दिया। अब क्या किया देखिए हर्ष ने कि मगध और बंगाल को उसने जीत लिया, और पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उससे ज़्यादा सफलता उसे कहीं नहीं मिली थी। जो राजा था हर्ष, उसने बंगाल और मगध और पूर्व में इतनी सफलता पा ली
कि उसके मुकाबले कई दूसरी जगहों पर हर्ष को सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। देखिए, ये नहीं कि आप ही सिकंदर रहते हैं, आपसे भी बढ़कर कोई हो सकता है। तो इसी के संबंध में यदि अपन देखते हैं तो राजा हर्ष जब पूर्व की ओर बढ़ रहा था, ठीक है, तो यानी कि नर्मदा नदी को पार करके, तब पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया कि भैया आपकी जो सीमा है, आपका जो राजकाज है वो आपकी तरफ रखो, यहाँ पे आप आओगे तो टकराओगे, ठीक है। तो उसने वहाँ से रोक दिया और हर्ष आगे नहीं बढ़ पाया। जिसे आगे बढ़ता जाता, तो अब हम बात करते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब तीनों की प्रशस्तियों के बारे में बात करते हैं। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। भाई जो दक्षिण भारत में जो महत्वपूर्ण और शक्तिशाली थे, उनमें किसका नाम आता? पल्लव और चालुक्यों का। पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी के डेल्टा तक फैला था। यदि बात करें पल्लवों की राज्य की राजधानी की, तो वो कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो कावेरी नदी का डेल्टा है, वो सभी एरिया किस में आता था? पल्लवों की राजधानी में, ठीक है। तो जबकि जो चालुक्य का राज्य था, तो वो कहाँ पे आता था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो भी एरिया था, वो पूरा चालुक्यों के अंडर में आता था, यानी कि चालुक्यों का राज्य था वो। यदि बात करें चालुक्यों की जो राजधानी है, तो ऐहोल थी। प्रश्न बन सकता है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ पे है थी? तो ऐहोल। यदि बात करें इसका जो ये ऐहोल है, ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। देखिए, तो वहाँ पर क्या हुआ कि धार्मिक केंद्र का मतलब कि यहाँ की वहाँ पे मंदिर बन गए वहाँ पे। और पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का पर अतिक्रमण करते थे। क्या करते थे? दोनों भाई जो दो शक्तिशाली थे, तो उनमें से सभी यही करते हैं कि हम ही शक्तिशाली रहें। वैसे ही पल्लव और चालुक्य करते थे, वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते थे और अपने राज्य का विस्तार करने की चाह में एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि वो समृद्ध शहर रहते थे, और यदि वो समृद्ध शहर पर हमला करेंगे तो वहाँ पर उनको बहुत कुछ लूट मारने के लिए मिलेगा। पुलकेशिन द्वितीय सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। अब उनके बारे में जो उनके दरबारी कवि थे, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि की बात करें तो रवि कीर्ति का नाम आता है। उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से उनका पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय कौन था, क्या था, उन सभी के बारे में रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें भी वही बात है कि पूर्वजों और खास तौर से उनकी जो 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पुलकेशिन द्वितीय की जो 4 पीढ़ियाँ हैं, उनके बारे में रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति में बताया गया। अब बात करें राजा जो पुलकेशिन द्वितीय हैं, उसे राज्य अपनी शक्ति से नहीं मिला था, जो उसके चाचा थे उनसे उनको वो राज्य मिला था। अब बात करें रवि कीर्ति की, तो रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों पर उन्होंने अभियान चलाए। भाई जो राज्य हैं, तो वो क्या करते थे? अभियान चला कर अपने राज्य का विस्तार करते थे। वैसे ही रवि कीर्ति के अनुसार है कि वो भी ऐसे करते थे पुलकेशिन द्वितीय। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। अभी आपको बताया था कि हर्ष जब नर्मदा नदी को पार करके पूर्व की ओर से आगे बढ़ रहा था, तब किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। हर्ष का अर्थ क्या होता है? देखिए, हर्ष का मतलब होता है आनंद, उल्लास, ठीक है। तो कवि का कहना था कि इस पराजय के बाद में हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, यानी कि जो हर्ष था, यानी कि आनंदित था पहले, तो वो अब आनंदित नहीं रहा, क्योंकि हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा था। पराजय का सामना पुलकेशिन द्वितीय ने उसे करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजाओं पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्या किया कि कांचीपुरम की जो दीवार है उसके पीछे उसे शरण लेनी पड़ी। अब बात करें पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, यानी कि बहुत कम समय के लिए चालुक्यों की जो विजय थी वो रही, क्योंकि चालुक्य से वापस वो उनका जो राज्य था जीता हुआ वो वापस छीन लिया गया। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। तो यदि अपन जब कक्षा 7 पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने को राष्ट्रकूट और चालुक्यों को, चोल वंशों के बारे में अपने को देखने को मिलेगा। अब इन राज्यों का जो प्रशासन है वो कैसे चलता था, उनके बारे में अपन ने
पढ़ेंगे। तो जैसे पहले के राजा की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण रहा कि जो राजा होते थे इनके लिए अपना जो भूमि कर था वो महत्वपूर्ण रहता था कि भूमि कर से ही अपने राज्य कार्य को चलाने के लिए समर्थ रहते थे। जैसे प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई होते थे वो गांव होते थे, ग्राम, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए जिससे राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कि राजाओं को आर्थिक पैसों की तो ज़रूरत होगी, समाज के लिए, राजनीति के लिए और सैन्य शक्ति के लिए, तो इन्होंने इन सभी का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो यहाँ पर कुछ कदम आपको दिखेंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, यानी कि वंशानुगत बन गए। जैसे पिता से बेटे को मिला, ठीक है, तो बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी था, यानी कि मैन। और कई ऐसे थे कि वो एक पद के अलावा वो दूसरे पदों पर भी कार्य करते थे। जैसे कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारादित्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था, एक संधि विग्रह अर्थात बुद्धि और शांति के विषयों का भी मंत्री था। यानी कि जो भी कोई राजा होता था तो ये मतलब नहीं कि उसका वो सिर्फ एक ही कार्य करे, वो कई कार्य वो करता था, कई पदों पर वो आसीन रहता था, ठीक है। तो संभवतः वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बड़बोला रहता था, यानी कि बहुत बोलबाला रहता था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाहन यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार और कार्यस्थलों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। यानी कि ऐसे कौन लोग व्यक्ति होते थे जो एक ही नहीं अलग अलग कार्यों को एक साथ में करते थे। जैसे और जो स्थानीय प्रशासन के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे उनमें ये सभी लोग आते थे, ठीक है। तो इन सभी का बड़बोला यहाँ पे रहता था। बात करें तो इस तरह की जो नीतियाँ थी वो कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वे अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। यानी कि जो व्यक्ति होते थे यदि उनके पास में इतनी शक्ति हो जाती थी तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। एक नए प्रकार की सेना, यदि एक नए प्रकार की सेना की बात करें तो कुछ राजा थे तो वो अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। यानी कि चारों प्रकार की सेनाएं वहाँ पे शामिल होते थे। और इसके साथ में कुछ सेना नायक भी होते थे जो कि आवश्यकता पड़ने पर उस राजा को सैनिक सहायता देते थे। और इन सेना नायकों का कोई नियम वेतन नहीं होता था। यानी कि जो सेना नायक होते थे इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, इन्हें कुछ भूमि दे दिया जाता था तो ये उनकी जो भूमि से कुछ कर इनको मिलता था उसी से अपना सब कुछ चलाते थे। तो उससे ये साथ साथ में कर वसूलते थे जिससे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इस युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे सेना नायक। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। यदि बात करें तो आपके सामने प्रश्न उठ सकता है कि सामंत कौन होते थे, तो वो सेना नायक होते थे जो कि सेना आवश्यकता पड़ने पर राजा को सहायता दिया करते थे। और जहाँ कोई भी शासक हो वो दुर्बल होते थे या सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। यानी कि जहाँ पर भी शासक कमज़ोर होते थे तो वो सेना नायक क्या करते थे, वो अपने आप को वहाँ पर स्वतंत्र होने की और अपना राजकाज चलाने की कोशिश किया करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाओं की बात की जाए तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। जैसे इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते हैं। सभा कौन थी कि जो ब्राह्मण भूस्वामी होते थे उन सभी का संगठन, तो उसे सभा कहते थे। और ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम ये करती थी कौन, सभाएं। और जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही जाती थी। बात करें उर क्या होता था, तो उर एक ग्राम सभा होती थी जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे तो वहाँ पर उर होती थी। व्यापारियों का एक संगठन का नाम होता था नगरम, जो कि संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण
था। यानी कि इन पर किसका नियंत्रण था? नगरम पर जो व्यापारियों का संगठन होता था, तो ये शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। जिसे इसी में से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों से काम करती आ रही थी। यदि उस ज़माने की बात करें तो उस ज़माने में आम लोग क्या करते थे कि जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। जैसे ही एक उदाहरण अपन देख लेते हैं कि जो कालिदास है, उन्होंने अपने नाटक के अंदर राज दरबार के जीवन चरित्र चित्रण का लिए प्रसिद्ध है। जो कालिदास है, उनके जो नाटक थे उनके अंदर ऐसे ही अपने को देखने को मिलता है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह होती है कि यहाँ की जो राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। जो कालिदास द्वारा नाटक थे उनमें दिखाया गया है कि राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोला करते थे, जबकि जो अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत भाषाएं बोलते हुए दिखाई गए हैं। और उनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक था कालिदास का, वो था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी। देखिए, कालिदास द्वारा एक रचित आपको नाटक मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो वो किसके बारे में? एक दुष्यंत नाम का एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती। और यह नाटक एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। जैसे कौन सा? उस नाटक के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, जैसे कि एक मछुआरा को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी उसे बुरी तरह उसके सामने पेश आया। और राजा उस अंगूठी को देखकर प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और उसने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाले और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए शराब खाने चल पड़े उसके साथ में। भाई देखिए, आप भी देखे होंगे कि क्या करते हैं जो व्यक्ति होते हैं, तो यदि आपको किसी के पास में पैसा मिल जाता मान लीजिए, तो क्या करते हैं? उसे हड़पने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, बात करें तो चीनी यात्री जो फासियन था, तो उसकी ध्यान भी अपन वहाँ पे देखते हैं, तो वो लोगों की दुर्गति पर उसका ध्यान गया और उसने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। जो कमज़ोर लोग होते थे ना, तो उसे अछूत मानते थे और इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। जैसे वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता तो ये सभी को आगाज़ करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े की पर चोट करते थे। भाई यदि इन्हें आना होता था तो ये लकड़ी की चोट करते थे, तो उससे क्या होता था कि आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे कि छू जाने से, यानी कि जो अछूत आ रहे हैं, तो उनसे संपर्क होने से बचने की कोशिश करते थे। और वो लोग अपने आप को यानी कि लोगों को सचेत करने के लिए लकड़ी का डंडा बजा उस पर चोट करते थे। एक जगह यहाँ पर एक अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राजा की सेना का। तो देखिए, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे और इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब यानी कि सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने की सामान यानी कि जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले, ये सभी वो राजा लेकर साथ में चलते थे जैसे ही वो बाहर निकलते थे यात्राओं पर। तो और विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियाँ पर या ऊँटों पर या हाथियों पर या जो भी सामान ढोने वाले जानवर होते थे, तो उनकी पीठ पर ये लाद कर उनको ले जाया जाता था। और इस विशाल सेना के साथ साथ नगाड़े, संगीतकार, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते थे, यानी कि एकदम हर्ष उल्लास के साथ में ये यात्राएं करते थे। तो इसमें देखिए क्या होता था, क्या नुकसान होता था कि जो रास्ते में पड़ने वाले लोग, उनका सत्कार करना पड़ता था उनको, और वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। तो वे राजा से मिलना चाहते थे ताकि वे अपनी शिकायत या अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर क्या होते थे कि जो सेनाएं अपने पीछे विनाश व विध्वंस की निशानी छोड़ के जाती थी। भाई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब एक साथ निकलेंगे तो कितनी ज़मीन को, कितनी फसलों को बर्बाद कर देंगे। तो गांव की जैसे वो कुछ हाथी होते थे, तो वो क्या करते थे, उन झोंपड़ियों को कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिले के जूते, बैल, हल
इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। और बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, ऐसा बाणभट्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हर अध्याय की बातें हम कुछ अन्यत्र की बात कर रहे थे, जैसे मानचित्र 6 के अंदर अध्याय यानी कि पृष्ठ पर अपन देखेंगे। ठीक है, तो आप अरब अपने मैप में ढूंढ सकते हैं। मरुभूमि होते हुए 20 सदियों से अरब यातायात पर का एक बड़ा केंद्र रहा अरब। ठीक है, और अरब व्यापारी और नाविक ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब के व्यापारी और नाविकों ने अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। तो ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित रहते थे, क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर होता था ऊँट, जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता था। बात करें लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक धर्म की एक नए धर्म की शुरुआत की। इसने पैगंबर मोहम्मद ने अरब के अंदर ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह को सर्वोपरि माना जाता था। उसके बाद में सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कुरान का देखिए, उस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। मुसलमानों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, देखिए एक एक पर गौर कीजिए। भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे जो सच्चे स्त्री और पुरुष होते थे उनके लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के जो धैर्यवान होते थे, जो स्थिर मन के होते थे, उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए, जो दान देते थे स्त्री और पुरुष उनके लिए, जो उपवास रखते थे, ठीक है, उपवास जो व्रत करते थे उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए, जो अपनी पवित्रता बनाए रखते थे, बनाए रखने के लिए स्त्रियों और रखने वाले यानी कि जो अपने आप को पवित्र बनाए रखने की कोशिश करते थे, उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सभी के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अमेरिका, स्पेन और ईरान के और भारत में फैल गया। यानी कि भाई साहब, जो इस्लाम हुआ ये उत्तरी अमेरिका, स्पेन, ईरान और भारत में धड़ाधड़ फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए और अरब के सिपाहियों ने करीबन 1300 साल पहले सिंध को जीत कर, यानी कि आज का जो पाकिस्तान है, उसे जीत लिया गया उनके द्वारा। ठीक है, हर अध्याय की बातें हम कुछ उपयोगी शब्दों पर बात करते हैं। प्रशस्ति आपको बताया भी विस्तार से, आर्यावर्त आपको बताया जो मैप में आपको दिखाया था, दक्षिणापथ आपको दिखाया, वंशावली आपने देखा कि इसके बारे में जो राजा होते थे तो उनके बारे में यहाँ पे मिलता था। आनुवंशिक पदाधिकारी के बारे में अपन ने पढ़ा कि जो वंशानुगत हुए। सामंत आपको बताया जो सेनापति हुए। ठीक है, सभा आपको बताया जो उर के संबंध में। ठीक है, नगरम आपको बताया। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण विशेष शब्द थे और यही महत्वपूर्ण होते हैं। हर अध्याय की बातें कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे गुप्त वंश की जो शुरुआत है वो कब हुई, 1700 साल पहले हुई। हर्षवर्धन का जो शासन काल हुआ वो शासन हुआ 1400 साल पहले उसने शासन किया। तो दोस्तों अपन इस प्रकार से पढ़ते हैं कि यानी कि हर अध्याय को, आशा करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको अध्याय पढ़ाए होंगे इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी प्रकार से मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप भी रेगुलरली आप इनका अध्ययन करते रहिए और अपने ज्ञान का विकास करते रहिए। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।